जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में मंगल ग्रह की चर्चा कर रहे हैं और आज मंगल ग्रह को 6 स्थान कन्या राशि में प्लेस करवा के उसके फलों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में ही बोलता हूँ, कन्या राशि मतलब सम राशि है। तो सम राशि में ग्रहों का बल देखने के लिए हम लोग इसी हिसाब से चलेंगे। 6 अंश तक ग्रह मृत रहेगा, 12 अंश तक वृद्ध रहेगा, 12 से 18 अंश तक युवा रहेगा और 18 से 24 अंश तक कुमारावस्था में रहेगा, 24 से 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहेगा। तो ये सब बातें हम लोगों को पुस्तकों से भी पढ़ने को मिल जाती है और चैनल में भी बहुत बार बताया जाता है ये सब बातों के बारे में। अब मृत और बाल्यावस्था के जो ग्रह होते हैं वो कम मात्रा में फल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि उनके अंदर बल की मात्रा भी कम रहेगी। वृद्ध और कुमारावस्था के ग्रह कुछ मृत और बाल्यावस्था वाले ग्रहों से कुछ ज़्यादा बली होंगे, तो वो ज़्यादा फल की प्राप्ति आपको करवाएंगे। लेकिन युवा अंशों के जो ग्रह होते हैं वो ज़्यादा बली होते हैं, मतलब सबसे पूर्ण बलवान जिनको हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे ग्रह आपको संपूर्ण फल अपने कारकत्वों से संबंधित हो, अपने भाव से संबंधित हो या अपने स्थान से संबंधित हो, तो वो आपको प्रदान करते हैं। ये सब बातें हम लोगों को पुस्तकों से भी मिल जाती है और चैनल वगैरह में अगर वीडियो सुनते हैं या गुरु के द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ भी पढ़ने को सुनने को आपको मिलता है। लेकिन इनमें बहुत कुछ लफड़ा है, इनमें बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको अभ्यास के द्वारा प्राप्त होगी। आपके कुंडली के लगन के अंश कितने हैं, बाकी ग्रहों के अंश या बाकी दृष्टियाँ कैसी है, तो ये सब जब तक आप अभ्यास में नहीं अपनाएंगे तब तक इन सब का संपूर्ण ज्ञान होना थोड़ा मुश्किल नज़र आएगा आपको। और ज्योतिष के विषय में अभ्यास सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप जितनी कुंडलियों पे अभ्यास करेंगे, जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे, तब जाके आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज होना या प्रिडिक्शन के लायक होना इंसान को, तब कुछ समझ में आता है और तब भी हम लोग प्रिडिक्शन के लायक भी होते हैं। आज मैं कहीं पे भी कोई भी ज्योतिष की संस्था हो, चाहे कहीं पे गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, चाहे पुस्तकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, मैं उसको लेके अगर मैं सोचूं कि मैं ज्योतिषी बन गया, तो फिर ज्योतिष जैसे ग्रंथ के साथ भी अपमान है और मेरी अपनी जो क्वालिटी है उसके साथ भी अपमान है। क्योंकि ज्योतिष का जो ज्ञान है वो इतना आसान या इतना साधारण नहीं है कि हम लोग कुछ पुस्तकों से या कुछ समय में इसको प्राप्त कर सकें। ये निरंतर अभ्यास चलते रहता है और खासकर अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग संस्कारित मनुष्यों के साथ अलग अलग ग्रहों की एक्टिवेशन की वजह से कि आप कौन से वर्क कर रहे हैं, प्रेजेंट में क्या कर्म कर रहे हैं और किस तरह से कर्म करते हुए आए हैं, तब एक ज्योतिषी ये कैच करता है कि आपके ऊपर कौन से ग्रह का ज़्यादा एक्टिवेट किया हुआ है या कौन से ग्रह का ज़्यादा फल आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि संस्कारों के द्वारा, कामों के द्वारा हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रह को एक्टिवेट कर लेते हैं कि आप खेलकूद में हैं, आप डिफेंस लाइन में हैं, आप या कोई योग शिविर या आप कोई ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जैसे मार्शल आर्ट वगैरह, जूडो वगैरह हो, तो आपका मंगल या सूर्य एक्टिव मिलेगा आपको। तो वैसे ही आप ज्ञान से संबंधित कोई बातें कर रहे हैं, कोई धर्म स्थान से संबंधित कोई आदमी है और उन्हीं के घर में आप पैदा हो रहे हैं, उन्हीं की संगत में आप चलते चलते उसी तरह के काम करने लग गए, तो आपका गुरु और सूर्य दोनों एक्टिव मिलेगा आपको। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें हम लोग केवल ग्रहों के ऊपर और ग्रहों के अंशों से या ग्रहों के फलों को पढ़कर अगर हम लोग उसका फलादेश करें, ये पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जब तक आपको जिसका आप फलादेश कर रहे हो उसके बारे में जब तक आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो, उसकी दिनचर्या के विषय में पता नहीं हो, उस इंसान के बारे में पता नहीं हो, वो कैसे काम कर रहा है उसके बारे में पता नहीं हो, तब फिर संभावनाओं का काम है। और फिर इसी वजह से शायद ज्योतिषियों को या ज्योतिष से संबंधित आदमियों को हम लोगों को कुछ बातें भी सुननी पड़ती है कि आपका कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलने का कारण यही होता है, ज्योतिष में जितने भी ग्रह है, जितने नक्षत्र है, जितनी राशियां हैं, उनके फलों की कमी बेसी अंशों के ऊपर, लग्नांशों के ऊपर, गोचर के ऊपर और अष्टक वर्ग हो या वर्ग कुंडलिया हो, दशा महादशा हो, उन पे सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है। जातक को, चाहे हम है चाहे आप है, जिनका भी जन्म जिस समय में हुआ,
जो ग्रह के जो पावर मिलने थे वो उस समय में हम लोगों को जो मिलना था भाग्य के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा, वो हम लोगों को मिल चुका। उसके बाद में फलादेश देने का काम हम लोगों के अपने आसपास रहने वाले इंसानों की वजह से, अपने आसपास कैसा हम लोगों का लालन पालन हुआ है, कैसी हम लोगों की स्टडी हुई है, कैसी हम लोगों की संगति हुई है, और क्या लेके हम लोग आगे बढ़े हैं और कौन से ज्ञान को प्राप्त किया है, उसके बाद में फलादेश का काम गोचर का होता है। गोचर में कैसे ग्रह चल रहे हैं, कैसी महादशा दशा चल रही है। तो हमारा यही कहना है, फालतू के टोने टोट के फालतू की कोई बातें बता रहा है, ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा, ऐसी सब बातों से अगर हम लोग भ्रमित नहीं होके दूरी अपनाए और किसी को भी ऐसे सब बातें नहीं बताए, उसी में हम लोगों का भी फायदा है। क्योंकि ज्योतिष के विषय में अगर हम लोग मिथ्या वार्तालाप या जिस चीज़ पे हम लोगों का अधिकार नहीं है, जिस चीज़ को हम लोगों ने पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, उस ज्ञान को अगर हम लोग ऐसे ही किसी के साथ प्रोवाइड करेंगे या फलादेश करेंगे, तो फिर उसका तो वो तो भ्रमित होना ही होना है, लेकिन हम लोग भी एक भ्रम वाले चक्रव्यूह में आ जाएंगे। हो सकता है आपको पैसा मिल गया हो, लेकिन कितने समय तक। तो कुछ दूरी करें गलत कामों से, गलत बातों से, हमारा यही कहना है। बाकी हमारे अंदर इतनी हिम्मत या हैसियत नहीं है कि हम लोग किसी को चेंज कर सके। आपके अपने ऊपर निर्भर है कि आप ज्योतिष को एक ऐसे ग्रंथ के रूप में लेते हैं जिससे आप भी ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों का भी भला करें, या फिर ज्योतिष को आप ऐसे रूप में लेते हैं कि ये एक बिजनेस है जिसके द्वारा आपको धनी बनना है, फेमस होना है। या आपके ऊपर निर्भर है, आप जो भी करना चाहे। हमारा क्या काम है, जो हकीकत है उसको प्रोवाइड करना। और उसका कारण भी वही था कि ज्योतिष में जब इधर उधर की अननेसेसरी बातों का जब पता चला या देखा या सुना, तो फिर जो हमारे पास था, हमने सोचा कि वो एक चैनल के द्वारा जो हकीकत जो हम लोगों ने देखी आज 20-30 सालों की प्रिडिक्शन से या अभ्यास से, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। अगर आप लोग सुन के उसको समझते हैं, या आप लोगों के ऊपर निर्भर है, नहीं समझते हैं वो भी आप लोगों के ऊपर निर्भर है। किसी को कोई भी आदमी की किसी भी चीज़ की अपने भारत में कोई प्रतिबंध तो है नहीं। तो ज्ञान प्राप्त करना आपके अपने ऊपर निर्भर है, और उस ज्ञान को आप अपने अंदर कितना ज़्यादा आत्मसात करते हैं, कितना उसको समझते हैं, ये आपके अपने ऊपर निर्भर है। बात करते हैं मंगल देव अगर 6 हाउस में होते हैं, एक तो हमेशा हम लोग पढ़ते भी है, पुस्तकों में भी पढ़ते हैं, कोई भी क्रूर ग्रह हो, पाप ग्रह हो, 3, 6 और 11 में होने से वो अच्छे हो जाते हैं। अब अच्छे हो जाने का कारण क्या है, उसको समझना जरूरी है। जैसे 6 हाउस से हम लोग क्या देखते हैं, आपके अंदर रोग कैसे होंगे, आपके ऊपर कर्जा वगैरह रहेगा। क्योंकि जिस समय ज्योतिष की रचना हुई उन कालों में कर्जा सबसे बड़ा शत्रु था। मतलब इंसान गरीब हो सकता था, लेकिन जिसके सर पे कर्जा होता था किसी भी चीज़ का, कर्जा कोई धन का कर्जा हो ये जरूरी नहीं है, कर्जा कुछ भी हो सकता है। हर कर्जे के लिए हम लोगों को 6 हाउस को देखना पड़ेगा। और तीसरा, आपके शत्रु कैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो इन जगह में जब पाप ग्रह का गोचर या संचार या प्लेसमेंट हो, तो पाप ग्रह क्या करता है, उस स्थान को, उस स्थान के कारकों का नाश करता है। तो मंगल यहाँ पे बैठ के उन कारकों का नाश करेगा, तो मतलब आपके ऊपर कर्जा नहीं हो, मतलब आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपके ऊपर कर्जा हो, और आपके साथ आपका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, या आपके शत्रु होंगे नहीं, और जो होंगे तो ऐसे होंगे कि आपके सामने वो टिक नहीं सकते, सामने आएंगे नहीं कि हम आपका शत्रु है बोल के। और तीसरा बात, मामा और भांजा, ये सब भी 6 हाउस से ही देखा जाता है। 6 हाउस आपका सबसे बड़ा कंपटीशन है, एग्जाम जितने भी होते हैं वो 6 हाउस से ही संबंध है। स्ट्रगल लाइफ में 6 हाउस से संबंधित है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, वो मेहनत आपकी कैसे सफल होगी, उस मेहनत में आप कितने आगे बढ़ेंगे, वो 6 हाउस डिसाइड करेगा। और 6 हाउस अगर आपका अच्छा है, 6 हाउस में अच्छे ग्रह बैठे हैं, अच्छे योग है, तो आदमी बहुत ऊपर तक फ्लाई करता है, और वो अपनी मेहनत के द्वारा। हाँ, अगर अच्छे ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह बैठे हों, तो मामा या ननिहाल पक्ष से भी उनको सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। लेकिन बाकी अगर क्रूर ग्रह है तो आदमी खुद अपनी मेहनत के द्वारा ऊपर उठता है। खासकर
अच्छी डिफेंस लाइन में भी जा सकता है मंगल ग्रह की वजह से। अच्छे प्रशासनिक अधिकारों में भी कोई अच्छी पदवी में आप प्लेस हो सकते हो कहीं पे भी, या कोई अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में भी अच्छे पदों पे आप जा सकते हो। यहाँ पे बैठ के मंगल देव अपनी चौथी दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं, और भाग्य भाव को देखने की वजह से, क्योंकि लग्नाधिपति है, तो लग्नाधिपति जब भाग्य भाव को देखता है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी करेगा, वो कमी नहीं करेगा। हालांकि लग्नाधिपति 6 हाउस में गया हुआ अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह के विषय में हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी ऊर्जा वो लगेगी आपके अपनी मेहनत में, जिसकी वजह से आप ऊपर तक उठेंगे, मतलब बहुत ऊपर तक फ्लाई होंगे, वो खुद की मेहनत की वजह से। यहाँ से फिर 12वें स्थान को देखता है, व्यय स्थान को देखता है, वो भी गुरु की राशि है, मीन राशि है, तो वहाँ से कुछ ऐसी कुछ यात्राएं, छोटी मोटी यात्राओं का प्रबंध भी वो करवा सकता है जो आपके काम से संबंधित हो, आपके काम से रिलेटेड हो। वैसे कुछ काम वो 12वें स्थान को देखने की वजह से करता है। खर्चे पे अंकुश लगाता है, और खर्चे पे सब तरह के अंकुश लगा देता है। मतलब खर्चे भोग से संबंधित भी होते हैं, और खर्चे जैसे आप कोई दान दक्षिणा करते हो, किसी की हेल्प वगैरह करते हो, तो वो भी होते हैं। तो यहाँ पे 6 हाउस में बैठ के मंगल देव की दृष्टि जब 12वें हाउस पे पड़ती है, तो वो सब तरह के खर्चे पे बंदिश लगाने का कोशिश करता है। लाइक जैसे कंजूस आदमी होता है, अपनी हर चीज़ को वो समेट के, मतलब उसको बढ़ाने का कोशिश करता है, ऐसा कुछ मंगल 6 हाउस में रह के फिर वो लगन को देखता है। तो लगन को देखता है तो ऑब्वियसली वो अपने भाव को देखता है। अपने भाव को देखने की वजह से वो आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी मनोस्थिति, आपकी मानसिक स्थिति, ये सबको वो बूम करता है। मतलब आप ये समझो कि उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, वो भी फोर्स के साथ बढ़ाता है। मतलब आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई करता है 6 हाउस में मंगल यहाँ बैठ के। बुध की राशि में, तो बुध ग्रह को आपको देखना ही पड़ेगा कि बुध ग्रह कहाँ प्लेस है, कौन सी राशि में प्लेस है, मंगल देव के साथ युति कर रहा है, कैसी स्थिति है, अंशों के द्वारा कैसी स्थिति है। तो वो सब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मंगल देव यहाँ पे बैठ के क्या वाणी पे कोई दोष या वाणी को शुभ बना रहा है क्या। अगर बुध देव का साथ मिलता है यहाँ पे बैठे हुए मंगल को, तो ये राजनीति के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। फिर ये कुछ ऐसे वक्ता भी हो सकते हैं जिनकी स्पीच सुनने के लिए इनको दूर दूर से बुलाया जाता हो। तो वैसा ही हम लोग ग्रह के कारकत्व के हिसाब से उनको मिलाने से हम लोगों को पता चलेगा कि ये किस तरह का फल उस स्थान पे हम लोगों को प्राप्त करवाएंगे। अब देखिए, ये अगर 10 अंश तक हो, मतलब कन्या राशि में अगर मंगल देव 10 अंश तक होता है, चाहे कोई भी ग्रह होता है, तो वो उत्तरा फाल्गुनी के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है, और सूर्य देव यहाँ पे बैठ के, जैसे पंचम स्थान में मैंने बताया था कि सूर्य देव के नक्षत्र लास्ट में जब आता है मंगल देव, तो उस समय उसका कुछ विशेष अच्छा फल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा फल होता है। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे मंगल देव को कुछ बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है 10 अंश तक। तो 10 अंश तक ज़्यादा ऊर्जा मिलने की वजह से, और सूर्य का प्लेसमेंट भी अगर अच्छा हो या साथ भी हो, तो भी आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित, अपने ज्ञान से संबंधित ऐसे ऐसे कंपटीशन लेवल आपको क्रॉस करवाएगा, इस तरह के आपको डिप्लोमा दिलवाएगा कि आम आदमी या दूसरा आदमी आश्चर्य करेगा कि इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेके आदमी इतना ऊपर उठ गया। यहाँ पे यो भवन से संबंधित, जमीन से संबंधित कुछ ऐसे काम आपसे, या इंजीनियरिंग के लाइन में कुछ ऐसे काम आपसे करवा सकता है कि जिससे आपकी ख्याति मतलब वर्ल्ड लेवल तक हो जाए। इस तरह की फेमसिटी यहाँ पे आदमी को दे सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको सच्चरित्र, ईमानदार, सत्यवादी ये सब बनाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपने दिमाग पे और पे कंट्रोल करके अपने काम से संबंधित ध्यान रखें अगर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो आदमी ईमानदार होता है आजकल के समय में, वर्तमान में जो आदमी सत्यवादी होता है, तो उनको बहुत सी पीड़ाएं भोगनी पड़ती है, लेकिन ये डिगेंगे नहीं, क्योंकि 6 हाउस में है। तो 6 हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है, और सूर्य का साथ अगर मिलता है तो फिर सामने वाले को ही नीचे झुकना पड़ेगा, ये नहीं झुकेंगे। उसके बाद में 10 अंश से लेकर 23.20 अंश तक अगर मंगल देव कन्या राशि के 6 हाउस में है,
तो वो हस्त नक्षत्र में रहेंगे। हस्त नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है और चंद्रमा का प्लेसमेंट आपको देखना ही देखना है कि चंद्रमा कहाँ पे प्लेस है। अच्छे भावों में, अच्छे स्थानों में प्लेस है तो कुछ अच्छा फल मिलेगा, और अच्छे स्थानों में अगर प्लेस नहीं है, चंद्रदेव खुद पीड़ित है या दोष है उनके ऊपर, तो फिर मंगल देव का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ वाहन से संबंधित या अपने कामों से संबंधित कुछ न कुछ पीड़ा प्राप्त होगी। मतलब वाहन से संबंधित कोई चोट चपेट लग सकती है, या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें स्थिरता की कमी आपके साथ हो सकती है कि अभी आप काम कर रहे थे और अचानक से दिमाग में ये लगा, मतलब कुछ कामों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है यहाँ पे चंद्रदेव की वजह से। तो वैसा सब कुछ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इन हस्त नक्षत्र में मंगल देव होने की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। उसके बाद में 23.20 अंश से लेके 30 अंश तक मंगल देव चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, वो उनका खुद का नक्षत्र है। अब यहाँ पे मंगल देव आपको ऐसी एजुकेशन दे सकता है, जैसे आप सर्जरी वगैरह की लाइन हो, चिकित्सक वाली कोई लाइन हो, या निर्माणाधीन कोई भी काम जो निर्माण से संबंधित हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से संबंधित हो, ऐसे कोई काम में आपको बहुत ज़्यादा उन्नति करवा सकता है। लेकिन अगर अभ्यास की बात मैं अगर बोलूं तो चित्रा नक्षत्र में मंगल देव अगर 6 हाउस में हो तो आपको बहुत बड़ा सर्जन बनाता है। मतलब सर्जरी से संबंधित आपका बहुत बड़ा नाम, आपके बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट मिले तो वर्ल्ड फेमस तक होता है, और बड़े बड़े आदमियों का ऑपरेशन के लिए और के लिए आपको बुलाया जाता है। तो ऐसा कुछ चित्रा नक्षत्र में मंगल देव होने की वजह से बाकी ग्रहों का भी साथ मिले तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कहीं पे कुछ ग्रहों की युति या दृष्टि कुछ अलग होने की वजह से कुछ रिजल्ट में कुछ परेशानी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोगों को कुछ कारकत्वों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो नक्षत्र का हो, चाहे राशि का हो, चाहे भाव का हो, चाहे ग्रह का हो, तब हम लोग फलादेश के नज़दीक पहुँचेंगे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।